Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 9th August 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about PESA Act, Panchayat Extension in Schedule Areas Act, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल को रिवाइज कर लेते हैं. आई होप आपको याद होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये फिफ्थ शेड्यूल को लाया गया है फॉर द ट्राइबल रीजन्स इन द मेनलैंड इंडिया. तो 10 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अलग अलग ट्राइबल पॉकेट्स में थोड़े से डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए वहाँ पे स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस इम्प्लीमेंट किए गए हैं इन दीज ट्राइबल पॉकेट्स एज पर फिफ्थ शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ये 10 स्टेट्स हैं: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना. उसके अलग अलग ट्राइबल पॉकेट्स में देयर हैव बीन सम स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस लाइक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल दैट वर्क्स फॉर द पर्पस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल्स इन दिस एरिया. उसके अलावा सिक्स शेड्यूल भी है दैट अप्लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिसको सिक्स शेड्यूल के अंतर्गत जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनको हम लोग ट्राइबल एरियाज़ कहते हैं, जबकि फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनको एक्चुअली में हम लोग शेड्यूल एरियाज़ कहते हैं. तो ये तो बात हो गई फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल की. अब उसके अलावा आपको ये भी बात पता ही होगी कि 73rd अमेंडमेंट ला करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन 1992 पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, और इसके साथ ही 3 टियर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वेयर अप्लाइड इन आवर कंट्री एज अ मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट. लेकिन ये जो शेड्यूल एरियाज़ हैं, आप देख रहे हैं शेड्यूल एरियाज इस्टेब्लिश्ड अंडर फिफ्थ शेड्यूल, इन एरियाज़ में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था बिकॉज आर्टिकल 243M ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड the schedule areas from application of Panchayati Raj Institution as per article और as per 73rd Constitutional Amendment Act. तो साफ साफ लिखा था इस आर्टिकल 243M में कि nothing in this part shall apply to the schedule areas and the tribal areas refer to the clause of article 244. तो schedule areas और tribal areas में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है. द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 73rd अमेंडमेंट एक्ट डज नॉट अप्लाई इन दीज रीजन्स. लेकिन फिर शेड्यूल एरियाज़ में, इन एरियाज़ में जो रेड कलर से दिखाया गया है, इन एरियाज़ में पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग से कानून लाया गया. इस कानून का नाम है पेसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया एक्ट 1996. नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, यानी कि शेड्यूल एरियाज़ में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये पेसा एक्ट लाया गया है. इट वाज ब्रॉट इन 1996 एज यू कैन सी फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरिंग सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ग्राम सभा फॉर पीपल लिविंग इन शेड्यूल एरिया. ध्यान रहे, अभी ये ट्राइबल एरियाज़ में तो अभी भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है. ट्राइबल एरियाज़ क्रिएटेड एज पर सिक्स शेड्यूल, यहाँ पे अभी भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है. बट शेड्यूल एरियाज़ क्रिएटेड अंडर फिफ्थ शेड्यूल, यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया गया है थ्रू पेसा एक्ट, एंड दिस वाज डन through PESA Act, and PESA Act was brought on recommendation of Bhuria Committee that was created in 1995. तो भूरिया कमेटी को बनाया गया था फॉर द वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द शेड्यूल एरियाज़ के ट्राइबल्स के लिए. तो बाद में भूरिया कमेटी ने कहा कि शेड्यूल एरियाज़ के अंदर भी हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, दो और कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ इट, सो लेट अस क्रिएट ए सेपरेट लॉ एंड इम्प्लीमेंट पंचायती राज सिस्टम इन द शेड्यूल एरियाज. और फिर लाया गया पेसा एक्ट. अगर आप पेसा एक्ट को देखें तो पेसा एक्ट ग्राम सभा को ज़्यादा पावर देता है. तो आप देखो, ये है शेड्यूल एरियाज़. शेड्यूल एरियाज़ के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73rd अमेंडमेंट से ना लग करके पेसा एक्ट से लगा है, और यहाँ के जो ग्राम सभाज हैं उनको ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर ग्राम सभा हु एंजॉय पावर एज पर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो अगर पेसा एक्ट के ग्राम सभा को देखोगे, दे हैव एब्सोल्यूट पावर्स, whereas state legislature has given an advisory role to ensure proper functioning of the पंचायत एंड ग्राम सभा. तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे, नॉर्मल जगहों पे पंचायत से ज़्यादा पावर है स्टेट लेजिस्लेचर को. पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जस्ट हैव रिकमेंडेटरी प्रोविजंस, तो दे कैन मेक सर्टेन रिकमेंडेशंस, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर को ज़्यादा पावर है. लेकिन इस एरियाज़ में देखोगे, शेड्यूल एरियाज़ में, तो यहाँ पे जो
पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से ग्राम सभा है उसको लेजिस्लेचर से, स्टेट लेजिस्लेचर से ज़्यादा पावर है. स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ जस्ट एडवाइजरी रोल while gram sabha has decision making power. The power delegated to gram sabha cannot be curtailed by higher level and there shall be independent throughout. जबकि ऐसे हालात अदर ग्राम सभाज के लिए नहीं है, जबकि यहाँ के ग्राम सभा के पास एक इंडिपेंडेंट पावर है एंड दोज पावर्स कैन नॉट बी कर्टेल्ड. पेसा एक्ट 1996 इज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ ट्राइबल पंचशील. तो ट्राइबल पंचशील है क्या है थोड़ा टाइम बाद हम देखेंगे, बट ये बात आपको समझनी है कि जो पेसा एक्ट 1996 लाया गया है जहाँ पे ग्राम सभा को इमेंस पावर दिए गए हैं, इट वॉज ब्रॉट एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइबल पंचशील इंट्रोड्यूस्ड बाय आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी. एक बार पेसा एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन देखते हैं फिर ट्राइबल पंचशील देखेंगे. तो पेसा एक्ट सेज कि ग्राम सभा विल अप्रूव द प्लान्स प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स फॉर डेवलपमेंट. ग्राम सभा इज कम्पिटेंट टू सेफ गार्ड एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशन एंड कस्टम ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी. सरल भाषा में कहें तो जो लोकल एरियाज़ में जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स प्लान्स लाए जाएंगे उसको ग्राम सभा अप्रूव करेगा. ग्राम सभा विल हैव पावर टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेडिशन कस्टम्स एंड कल्चर. Gram Sabha will identify beneficiaries of government schemes. Gram Sabha has been endowed with the ownership of minor forest produce. तो लोकल जो फॉरेस्ट हैं उनका जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जैसे हनी एंड ऑल, ये सब कुछ ग्राम सभा उसकी ओनरशिप रखेगा. मुद्दा ये है कि ग्राम सभा इज गिवन एक्सटेंसिव पावर इन द शेड्यूल एरियाज एज पर पेसा एक्ट एज कंपेयर टू एनी अदर ग्राम सभा हु एंजॉय पावर अंडर 73rd अमेंडमेंट एक्ट. मैंने कहा कि शेड्यूल एरियाज में जो ग्राम सभा को एक्सटेंसिव पावर दिया गया है दैट हैज़ बिन गिवन एज पर द आइडियोलॉजीज ऑफ ट्राइबल पंचशील. तो क्या है ट्राइबल पंचशील, एक बार जरा देखते हैं. ट्राइबल पंचशील एज आई सेड इट वाज नेहरूवियन आइडिया. मैं एकदम सरल भाषा में पहले बता देता हूँ फिर लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट देखेंगे. तो ट्राइबल पंचशील इज 5 प्रिंसिपल्स फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ऑफ ट्राइबल्स. तो ये पांचों प्रिंसिपल में मुद्दे की बात बस ये है, क्रक्स ट्राइबल पंचशील का ये है कि ट्राइबल्स का हम डेवलपमेंट करेंगे. वी विल ब्रिंग सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ देयर लोकल कल्चर कस्टम्स एंड ट्रेडिशन. क्योंकि ऐसा ना हो कि ट्राइबल्स को लगे कि हम उनके लोकल कस्टम ट्रेडिशन और कल्चर में इंटरवीन कर रहे हैं और ट्राइबल्स हमारे खिलाफ ही रिवोल्ट कर दें. क्योंकि आपने देखा है आज़ादी से पहले ट्राइबल्स रिवोल्टेड सो मेनी टाइम्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, और मेन कारण इतने सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स का यही था कि द ब्रिटिशर्स ट्राइड टू इंटरवीन इनटू द कल्चर कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ द ट्राइबल्स. तो भारत सरकार ऐसी गलती नहीं करना चाहती थी, क्योंकि भारत सरकार को ये बात पता है अच्छे से, और पता थी जब ट्राइबल पंचशील लाया गया था तब, कि अगर हम ट्राइबल्स के कस्टम ट्रेडिशन में इंटरवीन करेंगे तो ट्राइबल्स हमारे खिलाफ भी वैसे ही प्रोटेस्ट कर सकते हैं, रिवॉल्यूशन कर सकते हैं जैसे उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ किया था. इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइबल पंचशील लाया गया दैट सिंपली सेज कि मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस लाया जाएगा इन द ट्राइबल रीजन बट एट द सेम टाइम देयर कल्चर हैज़ टू बी प्रिजर्व्ड. सो यू कैन सी देयर आर 5 प्रिंसिपल्स टुगेदर विच आर नोन एज ट्राइबल पंचशील. एक एक करके वो पांचों प्रिंसिपल्स को देखते हैं. पहला है प्रिंसिपल ऑफ नॉन इम्पोजिशन. तो ट्राइबल रीजन में कोई भी एलियन वैल्यूज़ को इम्पोज नहीं किया जाएगा. एलियन वैल्यूज़ मतलब जैसे कस्टम्स ऑफ मैरिज है, अलग अलग ट्राइबल्स का अलग अलग कस्टम है मैरिज का. अब आप एक होमोजीनस कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे कि मैरिज में ऐसा होता है कि बोथ पार्टीज हैव टू रजिस्टर इट एंड देन ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी ऐसे होता है जो नॉर्मल हिंदू कस्टम्स में है. इन सम ट्राइबल कस्टम्स इट इज़ अगेंस्ट दैट. और अगर आप हिंदू कस्टम्स को इम्पोज करेंगे ऑन द ट्राइबल्स देन दैट वुड बी कंसिडर्ड एज इम्पोजिशन ऑफ एलियन वैल्यूज एंड दैट में लीड टू प्रोटेस्ट. तो नॉन इम्पोजिशन, कोई भी ट्राइबल सोसाइटी पे एलियन कल्चर या एलियन वैल्यू को इम्पोज नहीं किया जाएगा. ट्राइबल राइट्स इन लैंड एंड फॉरेस्ट शैल बी रिस्पेक्टेड. ट्राइबल्स को इवैक्यूएट नहीं कराया जाएगा फ्रॉम देयर लैंड एंड फॉरेस्ट. उनके लिए जमीन और जाति ही सबसे ज़रूरी है. टीम्स ऑफ ट्राइबल शुड बी ट्रेंड इन द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट. तो ट्राइबल एरियाज़ में अगर एडमिनिस्ट्रेशन को हमें स्ट्रेंथन करना है तो बेहतर है कि हमें ट्राइबल लोगों को ही इंक्लूड करना होगा और उनको ही एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में ट्रेनिंग देनी होगी. Introducing too many outsiders in tribal territory should be avoided. That is part of tribal panchsheel. Tribal areas should not be over administered or overwhelmed with multiplicity of schemes.
ट्राइबल एरियाज में बहुत सारी स्कीम्स इंप्लीमेंट नहीं करना है, आधार कार्ड बनवाओ तो पैन कार्ड बनवाओ, आईटी रिटर्न फाइल करो कि ट्राइबल का दिमाग ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं करना है। उनको कंफ्यूज नहीं करना, उनको हरास नहीं करना है विद मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्कीम्स एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड पॉलिसी। यू हैव टू कीप प्रोविजंस वेरी सिंपल इन द ट्राइबल रीजन एंड यू डू नॉट हैव टू ओवरवेलम देम विद सो मेनी गवर्नमेंट नॉर्म्स। एंड रिजल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, रिजल्ट शुड बी जज्ड not by statistics or the amount of the money spent but by the human character that is evolved। ट्राइबल एरियाज में चाहे जितना भी पैसा खर्च हो, वो पैसे किसी भी प्रोजेक्ट को इस पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट नहीं करना है कि इसमें इतना पैसा खर्च हो गया लेकिन डेवलपमेंट कम ही हुआ है, ऐसे इवैल्यूएट नहीं करना है किसी भी प्रोजेक्ट को इफ़ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन ट्राइबल एरिया। आपको देखना है कि कितना इंप्रूवमेंट आया ट्राइबल्स के कैरेक्टर में, अप्रोच में या थिंकिंग प्रोसेस में। दैट वुड बी द वे ऑफ इवैल्यूएटिंग एनी प्रोजेक्ट इफ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन ट्राइबल एरिया रादर दैन इवैल्यूएटिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ द मनी स्पेंट। तो ये है ट्राइबल पंचशील, और ट्राइबल पंचशील को ध्यान में रखते हुए ही पेसा एक्ट लाया गया है। पेसा एक्ट में आप देख सकते हैं कि बाकी सारे जगहों पे ग्राम सभा को उतना पावर नहीं है, लेकिन शेड्यूल एरियाज जो एसेंशियली एक ट्राइबल पॉकेट्स हैं, वहाँ पे ग्राम सभा को इमेंस पावर दिया गया है कंसीडरिंग द ट्राइबल पंचशील प्रिंसिपल्स। आखिर हम पेसा एक्ट को पढ़ क्यों रहे हैं? तो देखिए, हाल फिलहाल में न्यूज़ ये निकल के आई है कि गुजरात के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, और इस लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के दौरान जो आम आदमी पार्टी है और उनके लीडर अरविंद केजरीवाल, वो गुजरात के अलग अलग जगहों पे कैंपेनिंग कर रहे हैं, और उसी दौरान गुजरात के वो कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में कैंपेनिंग कर रहे हैं जहाँ पे पेसा एक्ट एप्लीकेबल है। तो फिर वहाँ पे उन्होंने प्रॉमिस किया है ट्राइबल्स को कि ही विल बी कमिंग अप विथ 6 programs for the development of tribals। इन 6 programs में से 1 program is that his government, if it comes to power in Gujarat, will strictly implement the provisions of PESA Act। क्योंकि PESA Act आ तो गया है लेकिन इसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है बहुत सारे जगहों पे, ग्राम सभा को अभी भी उतना पावर नहीं दिया जाता है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार चुन करके आ जाती है गुजरात में, तो हम 6 ऐसे स्कीम्स लेकर के आएंगे, प्रोविजंस लेकर के आएंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल्स। अमॉन्ग 6, 1 प्रोविजन इज स्ट्रिक्ट एंड जेन्युइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेसा एक्ट इन द शेड्यूल एरियाज ऑफ गुजरात। तो ये न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चूंकि इसमें पेसा एक्ट का जिक्र था तो मैंने पेसा एक्ट आपको कवर करा दिया, रिवाइज करा दिया। पेसा एक्ट पे यूपीएससी ने 2013 में ये सवाल पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट porcupine strategy। This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view। This topic is very important from PSIR optional perspective, खासकर पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखो, porcupine strategy या porcupine doctrine, it was developed in 2008 by US Naval War College research professor William S. Murray। तो जनरल स्टडीज परस्पेक्टिव से ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इफ़ यू आर ए PSIR स्टूडेंट तो आपको ये नाम भी याद रखना चाहिए। अभी porcupine strategy इज ए काइंड ऑफ वॉर स्ट्रेटेजी, और ये स्ट्रेटेजी नॉर्मली एक वीक कंट्री अडॉप्ट करता है अगेंस्ट ए स्ट्रॉन्ग कंट्री, जिसको कभी कभार हम लोग असिमेट्रिक वॉरफेयर भी कहते हैं। इसके बारे में हम और आगे देखेंगे। असिमेट्रिक वॉरफेयर मीन्स एक मजबूत और कमज़ोर के बीच में जब लड़ाई होती है तो उस वॉर को हम लोग कहते हैं असिमेट्रिक वॉरफेयर। और असिमेट्रिक वॉरफेयर जब होता है तो जो कमज़ोर देश है वो कभी कभार इस स्ट्रैटेजी को अपनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं porcupine स्ट्रैटेजी। porcupine स्ट्रैटेजी क्या होता है उसको बाद में देखेंगे इन वॉर। सबसे पहले समझो कि ये porcupine करता क्या है। ये porcupine एक तरह का जानवर है जिस पे इस तरीके के नोकीले स्पाइंस होते हैं, नोकीले, इसका बॉडी पे इस तरह के स्पाइंस या कांटेदार कांटे लगे होते हैं। तो अगर इस पे कोई भी प्रेडेटर अटैक करने की कोशिश करता है इस porcupine पे, तो जब इसको दिख जाता है कि काफ़ी कमज़ोर पड़ रहा है और ये वो प्रेडेटर इसको मार देगा, तो इस केस में अपने कांटों को फैला देता है। इट एक्सपैंड्स इट्स स्पाइंस, या कांटों को ऐसे फैला देता है। इससे क्या होता है कि वो जो प्रेडेटर है जो इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ एक डेटरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि उसको अगर इसको अटैक करना है तो उसको ये कांटे झेलने होंगे। तो उस चक्कर में बहुत बार उसको जो प्रेडेटर अटैक करने की कोशिश कर रहा है इस porcupine पे, उसके बॉडी पे भी कई सारे अटैक्स हो सकते हैं, डैमेजेज हो सकते हैं। तो बहुत बार तो बिकॉज ऑफ दीज स्पाइंस वो प्रेडेटर अटैक ही नहीं करता, और अगर वो अटैक करता भी है
तो इस स्ट्रैटेजी के कारण, इन स्पाइन्स के कारण उस प्रेडेटर को तो मैसिव लॉस उठाना होगा बिफोर इट किल्स दिस पॉर्क्यूपाइन। तो मुद्दा ये है कि इसके सामने मान लो शेर आ गया, तो शेर तो एक बड़ा जानवर है, तो ये जो लड़ाई होगी इस पॉर्क्यूपाइन और लायन के बीच में, दैट वुड बी ए काइंड ऑफ असिमेट्रिक वॉरफेयर। लेकिन उसमें भी ये पॉर्क्यूपाइन इंश्योर करता है कि द लायन शुड नॉट अटैक हिम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इफ लायन डिसाइड्स टू अटैक हिम, लायन विल ऑल्सो फेस मैसिव डैमेज। ये इंश्योर हो जाती है बिकॉज ऑफ द स्पाइन्स दैट इज ओवर द बॉडी ऑफ पॉर्क्यूपाइन। यही होता है पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी वॉरफेयर इन केस ऑफ असिमेट्रिक वॉर। जब दो बड़े और छोटे देश लड़ाई करते हैं तो छोटा देश अपने आप को इस तरीके से डेवलप करता है, इन एरियाज़ पे काम करता है, जैसे ये पॉर्क्यूपाइन की तरह, कि वो भले हरा ना पाए बड़े देश को, लेकिन वो बड़े देश को मैसिव नुकसान जरूर कर देगा अगर लड़ाई होती है तो। इसी तरीके की कुछ स्ट्रैटेजी अपना रहा है यूक्रेन अगेंस्ट रसिया, और यही कारण है कि पिछले 150 दिनों में रसिया को ज़्यादा नुकसान हुआ है, यूक्रेन को कम हुआ है, क्योंकि सब लोग सोच रहे थे कि रसिया तो 10 दिन में इस वॉर को ख़त्म कर देगा, बट यूक्रेन हैज़ फ्रस्ट्रेटेड रसिया। और ये होता है, जो छोटा देश होता है, जो कमज़ोर देश होता है रिलेटिवली, वो फिर पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी अपनाता है, एंड रादर दैन डायरेक्टली टेकिंग अगेंस्ट द ओपोनेंट एंड रादर दैन डायरेक्टली टेकिंग ऑन इट्स स्ट्रेंथ, इट अटैक्स ऑन द एनिमीज वीकनेस। और ये अपने आप को इस तरह से डेवलप करता है कि अटैक ऑन द एनिमीज वीकनेस। तो रादर दैन दिस पॉर्क्यूपाइन डायरेक्टली फाइटिंग द लॉयन, इट विल ट्राई टू यूज इट्स स्पाइन एंड अटैक ऑन हिज वीकनेस। दैट इज पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी, जो पॉर्क्यूपाइन अपने जीवन में अपनाता है। इसी स्ट्रैटेजी को अगर कोई छोटा देश रिलेटिवली, जो पावर स्ट्रक्चर में छोटा है, आर्मी स्ट्रक्चर में, मिलिट्री स्ट्रक्चर में छोटा है, वो फिर ये पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी अपनाता है। क्यों ये न्यूज़ में आ रहा है बार बार पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी? क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया कि हाउ यूएस डेलीगेट्स विजिटेड ताइवान, एंड सिंस देन देयर हैज़ बीन ए कन्फ्रंटेशनल सिनेरियो बिटवीन चाइना एंड ताइवान। तो चाइना अपीयर्स लाइक इट विल स्टार्ट इन्वेजन ऑफ ताइवान, तो कभी भी ताइवान पे अटैक कर सकता है, ऐसे माहौल दिख रहे हैं। ऐसे हालात में द वर्ल्ड स्ट्रैटेजिस्ट्स आर सजेस्टिंग कि ताइवान शुड गो फॉर पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी या पॉर्क्यूपाइन डॉक्ट्रीन। वो इस तरीके से अपने डिफेंस को तैयार करे कि चाइना के लिए एक मजबूरी बन जाए कि या तो चाइना अटैक ना करे ताइवान पे, और अगर अटैक करे तो चाइना को मैसिव नुकसान उठाना पड़े बिकॉज ऑफ दिस वॉर ओवर ताइवान। इस तरह की अपनी वो स्ट्रक्चर, डिफेंस स्ट्रक्चर को तैयार करे। दैट इज़ द पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी दैट इज़ बीइंग सजेस्टेड बाय वर्ल्ड स्ट्रैटेजिस्ट टू ताइवान। तो इसकी पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी में 3 लेयर डेवलप करने की बात चल रही है कि ताइवान कैन डेवलप 3 लेयर्स। द आउटर लेयर में ताइवान शुड स्ट्रेंथन इट्स इंटेलिजेंस विंग, रिकॉनेसेंस विंग, ताकि उसके जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो पहले से प्रिपेयर्ड रहें कि चाइना क्या प्लानिंग कर रहा है। फिर दूसरा, उसके डिफेंस फोर्सेज शुड बी रेडी फॉर गुरिल्ला वॉरफेयर। डायरेक्ट अटैक ना करें। गुरिल्ला वॉरफेयर आप, आई होप आप समझते हैं, जहाँ छुप करके जंगलों में, पहाड़ों में छुप करके, छोटे छोटे टुकड़ियों में एक ही बार अटैक करके और मार करके भाग जाने का, दैट इज़ नोन एज गुरिल्ला वॉरफेयर। सो रादर दैन डायरेक्टली कन्फ्रंटिंग चाइनीज आर्मी, ताइवान शुड प्लान फॉर गुरिल्ला वॉरफेयर विथ एरियल सपोर्ट। तो थोड़े से बहुत उसको एरियल सपोर्ट मिले, एयरक्राफ्ट, जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उनका सपोर्ट मिले ऊपर से, एंड दिस फाइटर एयरक्राफ्ट शुड बी प्रोवाइडेड बाय द यूएस। Sophisticated fighter aircraft will be provided by the US, while on ground the Taiwanese soldiers will engage into guerrilla warfare rather than direct confrontation with the Chinese army. और जो इनर मोस्ट लेयर होगा, जो तीसरा लेयर होगा, जो इनर मोस्ट लेयर, वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे रग्ड टोपोग्राफी, जियोग्राफी का ऑफ ताइवान। किसी भी देश की ज्योग्राफी को, लैंड को वहाँ के लोग बेहतर समझते हैं, वहाँ की आर्मी बेहतर समझती है। तो तीसरे लेयर में आर्मी ऐसे अपने आप को प्लेस करेगी इन द डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन, ताकि अगर चाइनीज़ आर्मी फैसला करती है टू इंटर इनटू ताइवान एंड डिफीट ताइवानीज आर्मी, उस केस में अपने ज्योग्राफी का इतना बेहतरीन इस्तेमाल करो कि चाइनीज़ आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी है, दैट इज ऑलवेज टेकन व्हेन देयर इज असिमेट्रिक वॉरफेयर। असिमेट्रिक वॉरफेयर इज व्हेन a war is basically between two unequal group or countries, unequal in the terms of source, capabilities, strength and ammunition etc. तो चाइना के सामने ताइवान तो ऑफ कोर्स मिलिट्रली कुछ नहीं है, so any confrontation between China and Taiwan would be a kind of asymmetric warfare. क्यों asymmetric warfare इसको कह रहे हैं?
पॉसिबल कन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड ताइवान, इसको असिमेट्रिक वॉरफेयर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको पता है चाइना एंजॉयज ओवरवेलमिंग मिलिट्री सुपीरियरिटी ओवर ताइवान. ताइवान इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ चाइना एज फार एज द मिलिट्री पावर इज कंसर्न. चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन भी है. और मज़े की बात यह है कि चाइना वैसे तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाता है, नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन मानता है एज फार एज न्यूक्लियर वेपन इज कंसर्न्ड, कि हम पहले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे. बट दिस नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन ऑफ चाइना फॉर इट्स न्यूक्लियर वेपन कम्स विथ अ कंडीशन. और कंडीशन ये है कि चाइना वुड स्ट्राइक फर्स्ट अगेंस्ट यूएस इन केस यूएस इंटर द ताइवान कन्फ्लिक्ट. तो मुद्दा ये है कि चाइना का ये जो नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन है वो ताइवान के मुद्दे पे एप्लीकेबल नहीं होता है. तो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर केस में चाइना जो है ताइवान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल कर ले, क्लेमिंग कि इट्स नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन डज नॉट अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर केस. तो एक बात तो तय है कि देयर इज अ क्लियर कट डिफरेंस इन द मिलिट्री कैपेसिटी ऑफ चाइना एंड ताइवान. और ऐसे हालात में ताइवान के पास एक ही अप्रोच बचता है और वो होता है पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी. हारना तो तय है, अगर लड़ाई हुई तो हारना तो तय है. तो एक ही उपाय है, या तो अपने आप को इस तरीके से डेवलप करो कि चाइना लड़ाई करने से पहले 4 बार सोचे कि लड़ाई करेंगे तो हमें भी नुकसान होगा, और अगर सच में लड़ाई हो गई तो चाइना को मैसिव नुकसान उठाना पड़े बिफोर ताइवान गेट्स डिफीटेड. दैट इज पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी. The next article is about forest cover loss in Northeast, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. तो देखिए, this article talks about India State of Forest Report. तो ये जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हर 2 साल पे एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, बाईएनियल रिपोर्ट, जिसका नाम है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसमें हमारे देश के अंदर कितना फॉरेस्ट कवर है उसकी जानकारी दी जाती है. ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट published by Forest Survey of India was for the first time published in 1987. तब से हर 2 साल पे पब्लिश हो रहा है. आखिरी वाला जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट था दैट वाज पब्लिश्ड इन 2021. इट वाज 17th एडिशन. इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 वाज 17th एडिशन. इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में क्या क्या बातें की गई थी देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है. 2011 वाला फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट में हमारा फॉरेस्ट एरिया था 21.05%, फिर वो बढ़ के हुआ 21.23, फिर 2015 में बढ़ के हुआ 21.34, 2017 में हुआ 21.54 और 2019 में हुआ 21.67 और 2021 में वो इसी के आसपास रहा 21.71%. मतलब जितना भी हमारा लैंड एरिया है, भारत देश का लैंड एरिया, उसका बस 21.71% जो है वो फॉरेस्ट कवर है, जबकि हमारा टारगेट है टू हैव 33.3% ऑफ द एरिया एज फॉरेस्ट कवर एज पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988. तो 33.33% यानी कि जितना भी लैंड है उसका 1/3 फॉरेस्ट होना चाहिए, लेकिन हम लोग जा करके लगभग 21% पर स्टैगनेट हो गए हैं एज पर दिस फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट. फॉर लास्ट 6 फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट हम लोग लगभग 21% पे ही स्टैगनेट हो गए हैं. वहीं कुछ और डेटा देख सकते हैं आप, जैसे टोटल फॉरेस्ट एरिया इज 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर. तो ये सब कुछ बेसिक डाटा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेटा यही है कि हमारे देश का ओनली 21.71% डेटा है, 21.71% एरिया इज़ फॉरेस्ट कवर्ड एज पर इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021. बाकी सारे डेटा एक बार आप पढ़ लीजिएगा प्रीलिम से पहले और मेन से पहले इन डेटा को याद कर लीजिएगा, बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल इन राइटिंग एनी आंसर इफ़ अ क्वेश्चन कम्स ऑन फॉरेस्ट कवर्स इन इंडिया. अब स्टेट वाइज परफॉर्मेंस देखा जाए तो एज पर दिस फॉरेस्ट कवर इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा बढ़ा है. तेलंगाना में 3% बढ़ा है, आंध्र प्रदेश में 2% और उड़ीसा में %. जबकि अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात की जाए तो यहाँ पे कंडीशंस थोड़े ख़राब हैं. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सारे के सारे स्टेट्स में फॉरेस्ट कवर घटा है, निगेटिव चेंज हुआ है. आप देख सकते हैं सब में देखो निगेटिव चेंज हुआ है. फॉरेस्ट कवर बढ़ना तो भूल जाइए, फॉरेस्ट कवर घटा है. सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर तो अरुणाचल प्रदेश में घटा है, फिर मणिपुर में. इनफैक्ट हमारे स्टेट आसाम में भी फॉरेस्ट कवर घटा है विथ रिस्पेक्ट टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ 2019. तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2019 की तुलना में 21 में
हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सब में ही फॉरेस्ट कवर घटा इंक्लूडिंग असम। तो फॉरेस्ट कवर लॉस ऑफ असम इज 66 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब इतना फॉरेस्ट कवर हमारा कम हो गया है पिछले 2 सालों में। अगर ओवरऑल फॉरेस्ट कवर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के एक ऐसा स्टेट है एरिया वाइज जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, फॉलोड बाई अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर परसेंटेज कवर की बात की जाए, यानी कि जितना लैंड है उसका कितना परसेंट एरिया फॉरेस्ट कवर्ड है, तो परसेंटेज कवर में बात की जाए तो मिजोरम सबसे आगे है, 84.5% एरिया इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट, फॉलोड बाई अरुणाचल प्रदेश एंड देन मेघालय। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, अगर एब्सोल्यूट एरिया में मध्य प्रदेश सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है यहाँ पे, परसेंटेज कवर में सबसे आगे मिजोरम है। अभी बात करते हैं आसाम की, बात की हमने, ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट की बात की, ये फॉरेस्ट कवर हमारे यहाँ घटता जा रहा है। फॉरेस्ट कवर तो घट ही रहा है, एक और चिंता का विषय है खासकर आसाम के लिए, और वो है इंक्रोचमेंट ऑन फॉरेस्ट लैंड। फॉरेस्ट लैंड में धीरे धीरे लोग जाकर के वहाँ सेटल हो रहे हैं, कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स ओपन कर रहे हैं इलीगल तरीके से। दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, इंक्रोचमेंट ऑन फॉरेस्ट लैंड। और हाल फिलहाल में इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट पब्लिश किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे देश के अंदर जितना भी फॉरेस्ट एरिया है, आप देखो टोटल फॉरेस्ट एरिया है 7,13,779 स्क्वायर किलोमीटर, जितना भी फॉरेस्ट एरिया है उसका 7.4 लाख हेक्टेयर एरिया इंक्रोच्ड है। मतलब लोग इलीगल तरीके से वहाँ जा कर के घर बना करके या कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स करके रह रहे हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि हमारे ओवरऑल देश में जितना भी फॉरेस्ट एरिया इंक्रोच्ड है उसका मोर देन 50% एरिया अकेले असम में इंक्रोचमेंट फेस कर रहा है। मतलब पूरे देश भर में जो फॉरेस्ट कवर इंक्रोचमेंट फेस कर रहा है वो है 7.4 लाख हेक्टेयर, जबकि अकेले असम में 3.77 लाख हेक्टेयर एरिया इज अंडर इंक्रोचमेंट। 3.77 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया इज अंडर इंक्रोचमेंट। तो ये सीधा सीधा इंडिकेशन हो सकता है ऑफ illegal immigration that Assam is facing, and till day we can see the impact. आपको पता है ना 1971 में there was a huge illegal influx from the ईस्ट पाकिस्तान साइड टू द इंडियन साइड एंड मेनली इन द स्टेट ऑफ असम, जिस कारण से फिर असम मूवमेंट चलाया गया 1979 से 85 तक, और फिर एनआरसी अपडेट किया जा रहा है टू आइडेंटिफाई एंड वीड आउट दीज इलीगल इमिग्रेंट्स। तो कहीं ना कहीं ये डेटा बहुत कुछ बताता है कि पूरे देश भर में जितना फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट उस सब 50% से ज़्यादा अकेले आसाम में फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट हो रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे कई सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनको बाकी नॉर्मल विलेज वगैरह में सेटलमेंट की जगह नहीं मिल रही है क्योंकि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं, एंड दिस इज हाउ दे आर नाउ सेटलिंग इनटू द फॉरेस्ट एरियाज, एंड दैट इज वाई फॉरेस्ट के अंदर इंक्रोचमेंट इतना ज़्यादा है हमारे स्टेट के अंदर। सो यू कैन यूज दिस डेटा to substantiate your argument or to prove your argument about high illegal immigration in Assam. अभी फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर ज़रा ये भी देखते हैं कि आखिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्यों फॉरेस्ट एरिया धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो देखो नॉर्थ ईस्ट में पहले से फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था। आप देखो डेटा देखो तो नॉर्थ ईस्ट का टोटल लैंड जो है दैट इज़ ओनली 7.98% ऑफ ओवरऑल इंडियाज़ लैंड, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट था 23.75% ऑफ टोटल इंडियाज फॉरेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में पहले से फॉरेस्ट ज़्यादा था, डेवलपमेंट कम था। तो अब धीरे धीरे जब नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तो नेचुरली फॉरेस्ट कवर तो घटेगा ही घटेगा। दैट इज हैपनिंग, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बीइंग टेकन अप। अर्लियर फॉरेस्ट कवर वाज मोर, डेवलपमेंट वाज लेस, बट नाउ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पिकिंग अप, एंड दैट इज वाई जब रोड बनाना होगा, रेलवे बनाना होगा, एयरपोर्ट बनाना होगा तो फॉरेस्ट को तो क्लीन करना ही होगा। नेचुरल कैलामिटीज़ भी नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा आते हैं। vulnerability in northeast is high, like landslide and earthquake and flood, and that is how forest cover is also decreasing. northeast के अंदर कई सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, जिसको ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी कहते हैं या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, जैसे कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या रोड हाईवे डैम प्रोजेक्ट्स, फेलिंग ऑफ ट्रीज़, ये ज़्यादा हो रहे हैं आजकल नॉर्थ ईस्ट में। उसके अलावा मैनेजमेंट का भी एक इशू है। देखो बाकी सारे स्टेट्स में कैसा है कि द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलोन मैनेजेस द फॉरेस्ट्स, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ट्रेडिशनली कैसा कल्चर है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलावा कम्युनिटी ओनरशिप, ऑटोनोमस काउंसिल, दे ऑल्सो लुक आफ्टर द फॉरेस्ट एरियाज़। क्योंकि हमारे यहाँ पे तो शेड्यूल 6 अप्लाई होता है कई सारे रीजन्स में, तो ट्राइबल एरियाज़ हैं
ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं जिनके पास फॉरेस्ट को मैनेज करने का राइट्स है, तो बहुत बार उनका सही इंटेंशन भी नहीं होता है फॉरेस्ट को मैनेज करने का, बहुत बार दे आर नॉट प्रॉपरली इक्विप्ड ऑल्सो टू मैनेज द फॉरेस्ट। जबकि बाकी सारे स्टेट्स में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज़ mainly responsible for managing the forest, maintaining the forest, and forest department is properly trained for that manner। लेकिन हमारे स्टेट्स में या पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में there is overlapping of functions, there are many groups who are responsible for managing forest like local community, forest department, autonomous district council, and that is why perhaps everyone's responsibility is no one's responsibility। ये होता है ना, जब सब लोग एक ही काम दे दो 10 लोगों को तो कोई भी वो काम ठीक से नहीं करता। दिस इज़ हाउ परहैप्स द फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इज बिकमिंग पुअर। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये हिंट्स आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट असम लॉजिस्टिक्स पॉलिसी एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, हाल फिलहाल में असम कैबिनेट ने एक नई पॉलिसी अप्रूव किया है इन ऑर्डर टू मेक असम लॉजिस्टिक्स हब। तो नॉर्थ ईस्ट का लॉजिस्टिक्स आई होप यू अंडरस्टैंड, ट्रांसपोर्टेशन, एक सामान को दूसरे जगहों तक, एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स लगते हैं उन सबको एक साथ हम लोग कहते हैं लॉजिस्टिक्स, जिसमें आप समझो स्टोरेज भी आएगा, ट्रांसपोर्टेशन भी आएगा, तो ये सब टर्मिनल्स भी आएंगे, वेयर हाउसेस भी आएंगे, प्रोसेसिंग सेंटर्स भी आएंगे, सबको मिला करके हम लोग कहते हैं लॉजिस्टिक्स। तो असम को लॉजिस्टिक्स हब बनाने के लिए एक असम लॉजिस्टिक्स पॉलिसी अपनाई है हमारे स्टेट कैबिनेट ने, Assam Logistics Policy of 2022। Under this, dedicated logistics division will be established हमारे स्टेट के अंदर, which will be headed by a secretary rank officer। और इसमें होगा क्या कि जितने भी लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट के प्रपोजल होंगे, जैसे कि ट्रक टर्मिनल बनाना, लॉजिस्टिक पार्क बनाना, वेयर हाउस बनाना, इस तरह के जितने भी प्रपोजल होंगे, प्रोजेक्ट प्रपोजल, ये सीधा अप्रूवल मिलेगा थ्रू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल। तो एक बार इस पोर्टल पे अप्लाई कीजिए ऑनलाइन और आपको ट्रक टर्मिनल बनाना है, लॉजिस्टिक्स पार्क बनाना है, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। उसके अलावा AIIDC या AIDC को काम दिया गया है कि इन्होंने जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ डेवलप किए हैं, इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए हैं AIIDC ने या AIDC ने असम के अंदर, उन सारे इंडस्ट्रियल पार्क का 15% लैंड वो डिवोट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रक टर्मिनल, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस। तो जो भी इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं उनका 15% लैंड ले लिया जाएगा फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज लॉजिस्टिकल entities like cold storage, warehouse, primary processing centers etc। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जो डिपार्टमेंट है इसको काम दिया गया है कि जब भी किसी ज़मीन की ज़रूरत पड़े फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी लॉजिस्टिकल एंटिटी, तो ज़मीन का अरेंजमेंट, लैंड का अरेंजमेंट ये डिपार्टमेंट करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट विल प्रायोरिटाइज कन्वर्जन ऑफ लैंड वेन एवर रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप ऑफ लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी। तो किसी एरिया में मान लो ट्रक टर्मिनल बनाना है तो ये डिपार्टमेंट फिर वो लैंड ढूंढ करके निकाल करके देगा कि इस एरिया में आप ट्रक टर्मिनल बना सकते हैं। उसके अलावा स्टेट कैबिनेट ने एक और डिसीजन लिया है। स्टेट कैबिनेट ने फैसला लिया है टू अमेंड गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1985। इसको अमेंड इसलिए किया गया है ताकि गुवाहाटी मास्टर प्लान को अच्छे से इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। गुवाहाटी मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा विद द पर्पस ऑफ डेवलपिंग गुवाहाटी एज वन ऑफ द नोडल सिटी ऑफ इंटायर नॉर्थ ईस्ट। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट IMEI नंबर एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है पीटी में आपसे सीधा पूछ ले, मेंस में तो ये नहीं आएगा। IMEI नंबर का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर। आप अपना मोबाइल फ़ोन को जब भी ऐसे ओपन करोगे कभी, तो हर सिम कार्ड के बगल में एक इस तरीके का चिप लगा रहता है और उस चिप के नीचे ऐसे यहाँ पे IMEI नंबर लिखा रहता है 15 डिजिट का। तो आपका मोबाइल फ़ोन में मान लीजिए कि 2 सिम कार्ड होगा, तो दोनों सिम कार्ड के नीचे 2 अलग अलग IMEI नंबर होगा। मतलब हर एक सिम स्लॉट के लिए एक IMEI नंबर होता है। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर 15 डिजिट का है। एक सिम होगा तो एक IMEI नंबर, 2 सिम का स्लॉट होगा तो 2 IMEI नंबर। अब होता क्या है कि IMEI नंबर चाहे आप कितना भी सिम बदल लो, IMEI नंबर वही रहता है। तो कभी कभार लोग क्या करते हैं, जैसे कि दिल्ली में हो क्या रहा है कि फ़ोन स्नैचिंग का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है। लोग फ़ोन छीन लेते हैं और फिर सिम निकाल करके फेंक देते हैं, दूसरा सिम लगा लेते हैं।
चाहे दूसरा सिम लगा लो या कुछ भी कर लो, IMEI नंबर वही रहता है और IMEI नंबर के थ्रू फ़ोन स्नैचर्स को ट्रैक किया जा सकता है। अब यही शुरू किया है दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि पहले सिम बदल देने से ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब IMEI नंबर से जैसे ही आप इस मोबाइल से इंटरनेट का भी इस्तेमाल करोगे तो IMEI नंबर से आप ट्रैक हो जाओगे। अगर दूसरा सिम लगाओगे तब भी फ़ोन ट्रैक हो जाएगा कि डिवाइस वही है। सो पीटी में कैसा सवाल आएगा मैं अभी बता देता हूँ। पीटी में पूछ देगा, टेक्निकल सवाल पूछते हैं यूपीएससी वाले, IMEI नंबर ऑप्शन दे देगा और स्टेटमेंट भेज देगा, डिवाइस ट्रैकिंग है, नेटवर्क ट्रैकिंग है सिस्टम है, या फिर सिम ट्रैकिंग सिस्टम है, डेटा ट्रैकिंग सिस्टम है। तो करेक्ट आंसर वुड बी IMEI विल बी हेल्पफुल इन डिवाइस ट्रैकिंग। हर डिवाइस के लिए अपना एक IMEI नंबर होता है। हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने IMEI नंबर का इस्तेमाल और ट्रैक करना शुरू किया है इन ऑर्डर टू रिजॉल्व राइजिंग मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग केस इन दिल्ली एंड NCR रीजन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज इट इज़ मैटर ऑफ कन्वेंशन बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। गलत है ये, हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ मेंशन किया गया है। एंड इट इज़ अवेलेबल टू एन MP अगेंस्ट फेलो पार्लियामेंट्रियंस बट नॉट अगेंस्ट आउटसाइडर। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन D। एंड गोलान हाइट्स सीरिया और इसराइल के बीच में डिस्प्यूटेड है, सो इट इज़ इन मिडिल ईस्ट। एंड स्वनिर्भर नारी, इट बिलोंग्स टू, दिस स्कीम बिलोंग्स टू हैंडलूम सेक्टर। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।